हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, मांग की लोच की। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम मांग के नियम को डिस्कस कर चुके हैं। जो मांग का नियम है वो क्या बताता है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। इस तरह से जो लॉ ऑफ डिमांड था या मांग का नियम था वो किसी भी वस्तु की कीमत में और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है। या हम कहें मांग के नियम से हमें सिर्फ किसी वस्तु की प्राइस और जो क्वांटिटी है उसमें होने वाले जो चेंज की सिर्फ डायरेक्शन का ही पता लगता है कि किस दिशा में चेंज हो रहा है दोनों में। कि कीमत गिरी है तो मांग में विस्तार हो जाएगा, या कीमत बढ़ी है तो मांग का संकुचन हो जाएगा। परंतु इससे हमें ये नहीं पता लगता कि कीमत में चेंज आने से उसकी मांग में कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ, कितना हाउ मच चेंज आया। तो इस तरह से जो मांग का नियम है वो सिर्फ एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। उससे हमें इस चेंज हो रहा है इन दोनों में, इनकी क्वांटिटी का पता नहीं लगता। तो अगर हमने ये जानना है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने से उसकी जो वस्तु है, उसकी जो मात्रा है, उसमें कितने परसेंटेज चेंज आया, कितना चेंज आया, तो हमें मांग की लोच को स्टडी करना पड़ेगा। मांग की लोच से ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मांग की लोच का जो मीनिंग है वो समझेंगे और इसकी डिग्रीज या श्रेणियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मांग की लोच की, कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे कि मैंने अभी बताया, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, ये एक संख्यात्मक धारणा है। प्रोफेसर जे.एस. मिल और कुर्नो नाम के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दिया। और इस धारणा का जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो किया है डॉक्टर मार्शल ने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो मांग की लोच से पहले हम अकेली लोच या इलास्टिसिटी का मीनिंग जान लें, फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। तो जो इलास्टिसिटी या लोच शब्द है वो क्या बताता है, लोच एक तत्व में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरे तत्व में होने वाले परिवर्तन के अनुपात का माप है। मतलब इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन द अदर। मतलब एक वेरिएबल में चेंज होने के कारण दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, दोनों का जो अनुपात है उसको मेज़र करता है इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। तो हमने बात करनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो इसके लिए हमें पहले पता है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड को बहुत सारे फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें हम बेसिकली ले लेते हैं तीन, कि उसकी प्राइस इफ़ेक्ट करती है, कंज्यूमर की इनकम हो गई, और उसके रिलेटेड गुड्स की कीमत। तो इन तीनों की बात हम इसके मीनिंग के लिए करेंगे। तो इस तरह से जो मांग की लोच है उससे हमें ये पता लगता है कि किसी वस्तु की कीमत या प्राइस या उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अथवा या संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज होने से, इन तीनों में चेंज आने से, मतलब या वस्तु की कीमत में या कंज्यूमर की इनकम में या फिर रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज आने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है। ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होता है मांग की लोच से। तो इस तरह से मांग की लोच है, हमें इन तीनों तत्वों में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन हुआ उसको क्लियर करती है। तो इसी मांग की लोच की जो इसी मीनिंग से ही इसकी तीन तरह के टाइप्स बन गई कि मांग की लोच तीन तरह की हो सकती है। एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ, फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। तीनों की बात करेंगे हम वन बाय वन। लेकिन जो आपके इम्पॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन आता है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे आता है। इसके मेथड्स आ जाते हैं, इसको मेज़र करने के तरीके आ जाते हैं, चाहे वो 8 नंबर में आए चाहे वो 12 नंबर में आए। नेक्स्ट है, अब फर्स्ट हम शुरू कर लेते हैं मांग की लोच को। मांग की लोच की फर्स्ट कैटेगरी कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। तो मांग की जो कीमत लोच है वो क्या बताती है, अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। यहाँ हम कहें जो मांग की कीमत लोच है
ये कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मापती है कि कीमत में परसेंटेज चेंज आने से मांग में कितने % चेंज आ रहा है। इसको इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट होगी, ऊपर इफेक्ट लेना है, नीचे कारण लेना है। तो यहाँ कारण क्या है, प्राइस, जैसे कि हमने बात की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो अन्य बातें समान रहेंगी और प्राइस में चेंज आएगा, तो इसलिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे लिख देंगे और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आ जाएगा। तो जैसा कि हम इसको एक एग्जांपल से ले लें, मान लो किसी भी कॉमोडिटी की जो प्राइस है वो मान लो 10% बढ़ गई, तो 10% बढ़ी और मांग के नियम का हमने पढ़ा, कीमत बढ़ती है तो मांग, जो मांगी गई मात्रा वो कम हो जाती है। तो 10% वृद्धि होने से मांग में मान लो 20% की कमी आ गई। अब कमी है इसलिए हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया उसके आगे, और इस फॉर्मूला के आगे भी यहाँ भी आप नेगेटिव का साइन लगा देंगे, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का साइन आगे है। हमने कहा 10% कीमतें बढ़ी, उसके कारण 20% मांग कम हो गई, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर आया 2। तो ये हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस सिचुएशन में ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अभी हमने डिग्रीज करनी है, तो तब आप डिग्रीज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो हम आंसर निकालते हैं इसका, वो कौन सी इसका कौन सी कैटेगरी में आता है, वो इसकी कौन सी डिग्री में आएगा कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, या 0 है, या फिर इन्फिनिटी है, या फिर इक्वल टू 1 है। तो वो अलग अलग हम डिग्रीज़ की अभी बात करेंगे। अभी हमने यहाँ देखा इसका मीनिंग और उसका फॉर्मूला कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करती है, मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, किसकी रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करती है, क्वांटिटी डिमांडेड की, और किस में चेंज आने के कारण, चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कि अदर थिंग्स बी इक्वल रहे, या हम इसको रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम डिग्रीज की बात कर लेते हैं। ये मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ, 5 श्रेणियाँ हो सकती हैं कीमत लोच की। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई के बराबर लोचदार मांग, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, इकाई से अधिक लोचदार मांग, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से कम लोचदार मांग। फर्स्ट पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। किसी भी वस्तु की जो पूर्णतः लोचदार मांग तब होगी जब, या हम कहें किसी भी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार तब कहा जाएगा जब जो भी कीमतें प्रचलित हैं, जो कीमतें एट प्रेजेंट प्रिवेलेंट हैं, उस पर तो कितनी मर्जी मांग की जा सकती है, मांग अनंत है। लेकिन अगर कीमतें थोड़ा सा भी बढ़ जाएं और मांग 0 हो जाए तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कि मांग पूरी तरह से लोचदार है। मतलब कि दी हुई कीमतों पर तो मांग अनंत, और अगर कीमतें थोड़ी सी भी बढ़ जाएं तो मांग क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। इसको आप डायग्राम से समझे फिर अच्छे से क्लियर होगा। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, डी जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल जो कर्व बन रहा है, ये मांग वक्र पूर्णतः लोचदार है, अनंत मांग को शो कर रहा है। जो इन्फिनिटी है यहाँ पे मांग की लोच, इसको इन्फिनिटी से भी शो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो कीमतें जो चल रही हैं वो 4 रुपये हैं, ये दी हुई कीमत है। इस दी हुई कीमत पर अनंत मांग है। अनंत मांग ये वक्र कैसे बना, एक्स एक्सिस के पैरेलल कर्व कैसे बना कि मान लो 4 रुपये कीमत है, 10 बस उपभोक्ता मतलब जितनी मर्जी मात्रा खरीद रहे हैं, 10 भी खरीद सकते हैं, 20 भी, 30 भी, 40 भी। तो इस तरह से इनको पॉइंट्स को मिला देंगे तो डी वक्र जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। तो हमने कहा दी हुई कीमत पर तो अनंत मांग, लेकिन अगर कीमत इस 4 रुपये से जरा सी भी बढ़ जाएगी तो जो मांग है वो 0 हो जाए, तो हम उसको कहेंगे ये कौन सी कैटेगरी है या कौन सी डिग्री होगी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की। तो पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में एक फर्म का जो मांग वक्र होता है वो पूरी तरह से लोचदार होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग। किसी भी वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार उस समय होती है जब कीमतों में परिवर्तन होता रहे लेकिन डिमांड में या मांग में कोई भी परिवर्तन ना आए। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जब कीमतें 2 थी, वस्तु की मांगी गई मात्रा 4 है, कीमतें बढ़कर 4 हो गई, वस्तु की मांगी गई मात्रा अभी भी 4 है, कीमतें बढ़कर 6 हो गई,
मांगी गई मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, वो पहले की तरह 4 ही है। कीमतें चेंज होती जा रही हैं, 2 से 4, 4 से 6, लेकिन मांगी गई मात्रा वही 4 की 4 है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो इट मीन्स परिवर्तन नहीं आ रहा, परिवर्तन ज़ीरो है, इसलिए यहाँ हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कहेंगे ज़ीरो है। ईडी ज़ीरो भी लिख सकते हैं, या हम इसको पूरी तरह से बेलोचदार मांग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की, इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग वो सिचुएशन होती है कि जिसमें कीमतों में जितने प्रतिशत परिवर्तन आए, जो प्राइस में भी वस्तु की जो मांग है उसमें भी उतने परसेंटेज चेंज आ जाए, तो उसे कहा जाता है इकाई के बराबर लोचदार मांग। तो इसका डायग्राम देख लीजिए कैसा बनेगा। इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 1 से कहा जाता है, क्योंकि नाम यूनिटरी है। तो हमने कहा, मान लीजिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कीमत OP थी, उस OP कीमत पर जो मांग है वो OB के बराबर है। ठीक है, कीमत कम हो गई, मान लो OP से कम होकर OP1 हो गई, कीमत कम हुई तो ऑब्वियसली मांग बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे पिछले डायग्राम में था, डायग्राम तो है यूनिटरी इलास्टिक का ही। अब ये बॉक्स, ये वाला चेंज और ये वाला चेंज बराबर आना चाहिए। वो डायग्राम कंप्रेस करने के कारण ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये वाला गैप P और P1 के बीच का गैप और जो क्वांटिटी के बीच का गैप है, ये डेल्टा Q है, ये डेल्टा P, ये दोनों सेम आने चाहिए, तब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व बनेगा। तो आपने क्या लेना है कि मान लो प्राइस P1 हो गई, तो मांगी गई मात्रा को थोड़ा इसके बराबर ले लीजिएगा। तो ये जो गैप दोनों बराबर आए तो हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को शो कर रहे हैं। इनको पॉइंट्स को मिला देंगे तो इस तरह से जो शेप बनेगी, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व की शेप है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इकाई से अधिक लोचदार तब कहा जाता है जब जितने प्रतिशत कीमतों में चेंज आए, मांगी गई मात्रा में उससे अधिक परसेंटेज चेंज आ जाए। तो इसमें ईडी को ग्रेटर देन 1 से लिखा जाता है। पिछले डायग्राम की तरह ही डायग्राम बनेगा, लेकिन डीडी की स्लोप या ढलान में चेंज आपको पता लग जाएगा, देखने को मिलेगा। वैसे ही बात करनी है, जब कीमत OP थी, मांगी गई मात्रा OB है, कीमत कम होकर ये कीमत में कमी है, ये डेल्टा P है, दैट इज डेल्टा P। दिस इज डेल्टा P। अब इस कीमतों में तो डेल्टा P1 के बराबर चेंज आया, कीमत में कमी हुई, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़नी तो चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ये एरिया आप ज़्यादा बना दोगे, ये डेल्टा Q है। तो कीमतों में तो इतना चेंज आया, मांगी गई मात्रा में उससे ज़्यादा चेंज आ गया। तो अब पहले T पॉइंट था हमारे पास, अब कीमत कमी हुई, मांगी गई मात्रा बढ़ के OB से OC हो गई, अब हमें R पॉइंट मिल गया। इन T और R पॉइंट को मिला देंगे तो ये जो कर्व बनेगा थोड़ा सा फ्लैटर बनता है, इसका ढलान थोड़ा फ्लैटर होगा। ठीक है, तो इस ढलान को हम बोल देते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का कर्व है ये। नेक्स्ट है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, कि किसी भी वस्तु की मांग को इकाई से कम लोचदार तभी कहा जाएगा जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन आए, मांगी गई मात्रा में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन आए, लेस चेंज आए, उसमें लेस परसेंटेज चेंज आए, तो हम कहेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। इसमें हम ईडी को लेस देन 1 से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को डायग्राम में देख लीजिए कि मान लीजिए वैसे ही पहले की तरह कीमत जब OP थी, मांगी गई मात्रा OB है, हमें T पॉइंट मिल गया, यहाँ से कीमत कम हो गई, ये कीमत में कमी है, दिस इज़ डेल्टा P। अब कीमत में कितनी कमी आई, ये ज़्यादा है कमी, एरिया ज़्यादा देखो। अब कीमत OP से P1 हो गई और मांगी गई मात्रा बढ़ गई है, लेकिन उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो डेल्टा P की तुलना में कम है। अब आप इस एरिया को देखिए, ये वाला गैप और ये वाला गैप, इसमें डिफरेंस मिलेगा, ये ज़्यादा चेंज है, मांगी गई मात्रा में कम चेंज है। तो इस तरह से हमें R पॉइंट मिला, इन T और R पॉइंट को मिला देंगे तो ये थोड़ी खड़ी रेखा का टाइप का ढलान मिलेगा इसमें मांग वक्र का। तो ये लेस देन यूनिटरी डिमांड को शो कर रहा है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।